हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 28 की शुरुआत में टियान तेन चाशा के पास आकर इसे कहने लगता है कि तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है, क्या तुम बीमार हो? तेन चाशा कहती कि नहीं। यहाँ पर जो इसकी मेडिसिन पड़ी होती है, टियान उसको देखने लगता है। इतने में वांग चियांग भी इस मेडिसिन को देखकर कहने लगता है कि ये तो एलर्जी की मेडिसिन है। ये तेन चाशा से पूछता है कि क्या तुम एलर्जिक हो, तो तेन चाशा कहती कि नहीं, ये तो मैंने वैसे ही इमरजेंसी के लिए रखी हुई है। टियान तेन चाशा से कहता है कि तुम्हारा जो भी काम बाकी रह गया वो मैं कर दूंगा, तुम्हें घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। तेन चाशा इसके लिए मान जाती है। अब लिंची जब अपने ऑफिस में वापस आती है तो ये तीनों खड़े लिंची का इंतजार कर रहे होते हैं और ये लिंची को बताने लगते हैं कि हमने जो भी एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी वो अप्रूव हो गई हैं। लिंगफेंग कहने लगता है कि आप वाकई में बहुत अच्छी बॉस हैं। लिंची कहती है कि मैं तुम लोगों को लंच की ट्रीट देना चाहती हूँ। अब ये सारे बाहर खाना खाने के लिए आ जाते हैं। ये सारे लंच काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। लिंची वेटर को बुलाती है कि आप जल्दी से जाकर बिल ले आए। तो वेटर लिंची को बताती है कि अभी एक लड़की ने आपका बिल पे कर दिया है। लिंची से पूछती है कि वो कौन है, तो वेटर कहने लगती कि मैं नहीं जानती, लेकिन वो अभी बाहर गई है। अब लिंची इस लड़की को देखने के लिए आ जाती है। वो और कोई नहीं बल्कि चेनवन होती है। चेनवन कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप ही ने मेरे लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखा है। मुझे लिंगफेंग ने बताया था कि आप यहाँ पर लंच के लिए आने वाले हैं। मैं तो बस यहाँ पर आपको थैंक्स कहने के लिए आई हूँ। लिंची कहती है कि जिसको शुक्रिया अदा करना चाहिए वो मैं हूँ, क्योंकि तुमने ही मुझे ये बात रियलाइज करवाई है कि हर कोई अपनी जिंदगी को डिफरेंट एंगल से देखता है और हमें दूसरों की वैल्यूज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चेनवन ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और लिंची से कहने लगती है कि अगर कभी फ्यूचर में आपको मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझे जरूर बताइएगा। लिंची कहती है कि जरूर। ये चेनवन को बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। ये चेनवन को बाय बोलकर जब जा रही होती है तो चेनवन रोते हुए लिंची से कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप मुझे माफ कर दें। लिंची यहीं से चेनवन को बाय बोलकर चली जाती है और इसकी तरफ मुड़कर नहीं देखती। लेकिन अब चेनवन का भी दिल हल्का हो चुका होता है कि लिंची इस पर गुस्सा नहीं है। आज येचंग अपने पेरेंट्स के साथ लंच करने के लिए घर पर आया होता है। येचंग की मॉम इससे पूछती है कि तुम्हें लगता है कि लिंची की फैमिली और हमारी फैमिली एक दूसरे के लिए ठीक है? येचंग कहता है कि मॉम इसमें मसला क्या है? येचंग की मॉम कहने लगती है कि शादी के बाद तुम्हें अपने इन लॉज पे तो जाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि लिंची की फैमिली तुम्हें सूट करती है। येचंग कहता है कि लिंची की फैमिली जैसी भी है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। येचंग की डैड कहने लगते हैं कि लिंची की फैमिली और प्रोफेसर गाओ के दरमियान प्रॉब्लम्स है। अगर तुम लिंची से शादी कर लोगे तो फिर हमारा जो रिलेशनशिप है प्रोफेसर गाओ के साथ वो भी इफेक्ट होगा। येचंग कहता है कि मैं सिर्फ इस वजह से अपना फैसला नहीं बदलूंगा। मैं लिंची से ही शादी करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे खुशी होगी, और अगर आप लोग इनकार भी करेंगे तब भी मैं लिंची से शादी करूंगा। ये सब कहकर येचंग जब जाने लगता है तो इसके पेरेंट्स इससे कहते हैं कि तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं है कि हम इस रिश्ते के खिलाफ हैं। येचंग कहता है कि हाँ, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। ये जवाब सुनकर येचंग के पेरेंट्स हंसने लगते हैं और मॉम कहती है कि मैंने आज से पहले कभी इसको इतना सीरियस नहीं देखा। येचंग कहता है कि इस बात से आपका क्या मतलब है? डैड कहने लगते हैं कि हम दोनों तो बस ये चेक कर रहे थे कि तुम लिंची को लेकर कितना सीरियस हो। येचंग कहता है कि आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस बात पर इसके पेरेंट्स हंसने लगते हैं और येचंग के डैड कहते हैं कि कल हम प्रोफेसर गाओ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाएंगे और वहाँ पर हम तुम दोनों के बारे में भी बात कर लेंगे। ये सुनकर येचंग खुश हो जाता है और अपने मॉम डैड को बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लिंची अपने ग्रैंडपा का सामान पैक कर रही होती है। लिंची के डैड ग्रैंडपा से कहने लगते हैं कि वेनली भी यहाँ पर आने वाली थी, लेकिन अचानक से स्कूल ने एक ऑनलाइन क्लास अरेंज कर दी, इसी वजह से वेनली को रुकना पड़ गया। ग्रैंडपा कहते हैं कि वेनली अभी भी एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रही है। तो लिंची के डैड कहते हैं कि हाँ, वेनली को बहुत दफा ऑफर हुई थी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ाने की, लेकिन वेनली ने कहा था कि इंग्लिश की बेस स्ट्रॉन्ग करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए 20 साल से वेनली एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को ही पढ़ा रही है। ये सुनकर प्रोफेसर गाओ काफी इम्प्रेस होते हैं, कहते हैं कि ये अच्छा है और कहने लगते हैं कि वेनली बचपन से ही बहुत ब्रिलियंट है अपने हर काम में। ये बात आते हुए तेन चाशा की मॉम ने भी सुन ली होती है। गाओलिंग कहने लगती है कि डैड, अब आप डिस्चार्ज हो गए हैं तो मैं आपको घर लेकर चलती हूँ, लेकिन लिंची के डैड कहने लगते हैं लेकिन प्रोफेसर गाओ को मैं घर लेकर जा रहा हूँ। प्रोफेसर गाओ भी गाओलिंग से कहते हैं कि तुम राइड कैंसिल कर दो, मैं लिंची के डैड के साथ ही चला जाऊंगा। जैसे ही गाओलिंग यहाँ से चली जाती है तो यहाँ पर येचंग अपने पेरेंट्स के साथ आ जाता है। येचंग के पेरेंट्स प्रोफेसर गाओ से कहते हैं कि आप डिस्चार्ज हो गए हैं, तो प्रोफेसर गाओ कहते हैं कि हाँ, क्योंकि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। येचंग के डैड लिंची के डैड से कहते हैं कि उस दिन मुझे आपको हाई बोलने का मौका ही नहीं मिला। तो लिंची के डैड कहते हैं कि मुझे भी। येचंग की मॉम कहती है कि हमारा प्रोफेसर गाओ की फैमिली से कुछ ज्यादा ही डीप कनेक्शन है कि अब हमारे बच्चे भी एक दूसरे के साथ हैं। लिंची के डैड कहते हैं कि मुझे अब ग्रैंडपा को घर पर लेकर जाना होगा। तो लिंची कहती है कि मैं और येचंग ग्रैंडपा को घर पर ले जाएंगे। लिंची के डैड तो इसके लिए नहीं मानते, लेकिन प्रोफेसर गाओ कहते हैं कि मैं लिंची और उसके बॉयफ्रेंड के साथ वापस घर जाना चाहता हूँ। अब लिंची अपने ग्रैंडपा को लेकर जा रही होती है और ग्रैंडपा का मूड भी काफी अच्छा लग रहा होता है। येचंग के डैड लिंची के डैड से कह रहे होते हैं कि अगर आप फ्री हैं
तो हम क्यों ना मिलकर डिनर करें। लिंशी के डैड इनके साथ डिनर करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद यीचंग और लिंशी दोनों के पेरेंट्स रेस्टोरेंट आ चुके होते हैं। लिंशी और यीचंग के पेरेंट्स की आपस में काफी अंडरस्टैंडिंग हो गई होती है। यीचंग अपनी मॉम को जूस देते हुए कहता है कि आप जल्दी से काम की बात करें। यीचंग की मॉम लिंशी के पेरेंट्स से कहती है कि आप दोनों लिंशी और यीचंग की शादी के बारे में क्या सोचते हैं। लिंशी के डैड शादी की बात सुनकर थोड़ा सा हैरान होते हैं। जितनी जल्दी हम शादी के बारे में डिसाइड कर लेंगे तो बाकी प्रिपरेशंस करने में भी आसानी रहेगी। आप अपने प्लान्स के बारे में भी हमें बता सकते हैं। हमारे पास तो बहुत ज्यादा प्लान्स हैं यीचंग की शादी को लेकर। यीचंग के डैड कहने लगते हैं कि लास्ट ईयर हम फ्रांस गए थे और मैंने वहाँ पर बहुत सारे यंग कपल्स को अपनी वेडिंग फोटोज लेते हुए देखा था। फ्रांस जाकर वेडिंग फोटोज लेना काफी इंटरेस्टिंग है। तो यीचंग काफी एक्साइटेड होते हुए कहता है कि लिंशी को भी फ्रेंच आती है। लिंशी के डैड कहते हैं कि अभी शादी के बारे में बात करना सही नहीं है क्योंकि ये दोनों अभी मिले। मैं चाहता हूँ कि कुछ देर साथ में वक्त गुजारें ताकि एक दूसरे को अच्छे से जान सकें। ये बात सुनकर यीचंग के डैड इसकी मॉम से कहने लगते हैं लेकिन ये लोग तो कॉलेज से साथ में नहीं हैं। ये सुनते ही यीचंग लिंशी के डैड को बताता है कि मैं और लिंशी कॉलेज में भी एक साथ थे और हम एक दूसरे को 10 सालों से जानते हैं। लिंशी के डैड कहने लगते हैं कि तुम वही लड़के जिसकी वजह से मेरी बेटी का दिल टूटा था। लिंशी की मॉम कहने लगती है कि अब आपको पास्ट के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। यीचंग कहने लगता है कि मैं आपको अपने एक्शन से शो करवाऊंगा कि मैं वाकई में लिंशी की कितनी केयर करता हूँ। लिंशी अपने डैड से कहती है कि डैड मैं भी वाकई में ही फ्रांस जाना चाहती हूँ। लिंशी का साथ देते हुए इसकी मॉम कहती है कि मैं भी फ्रांस के जो म्यूजियम्स हैं उनको विजिट करना चाहती हूँ। लिंशी के डैड कहते हैं कि अब तुम लोगों ने माइंड बना ही लिया है तो मैं तुम लोगों के फैसले के खिलाफ नहीं जाऊंगा। अब लिंशी और यीचंग के पेरेंट्स डिसाइड कर लेते हैं कि इन्होंने कौन सी जिम्मेदारियां लेनी है। दूसरी तरफ तेन शाओ प्रोफेसर गाओ अपनी मॉम के साथ लंच कर रही होती है लेकिन काफी अपसेट दिखाई दे रही होती है। जब तेन शाओ खाना खाकर यहाँ से चली जाती है तो प्रोफेसर गाओ पूछते हैं कि तेन शाओ को क्या हुआ है। तो उसकी मॉम बताने लगती है कि तेन शाओ का एक बॉयफ्रेंड है लेकिन उसकी वजह से तेन शाओ कई दफा बीमार हो चुकी है। मुझे लगता है कि वो लड़का उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करता। अगर वो करता होता तो तेन शाओ का ये हाल नहीं होता। तेन शाओ भी ये बातें सुन लेती है और टियन को मैसेज करके बताती है कि मुझे एलर्जी हो गई है। जैसे ही टियन ये मैसेज पढ़ता है तो फौरन अपना बैग लेकर यहाँ से जाने लगता है लेकिन इतने में यहाँ पर लू आ जाता जो कहने लगता है कि एक इमरजेंसी हो गई है, तुम्हें जो मैं काम दे रहा हूँ तुम्हें आज रात तक ये कंप्लीट करना है। टियन मना भी करता है लेकिन लू इसकी कोई बात नहीं सुनता और कहता है कि अगर इमरजेंसी ना होती तो मैं भी तुम्हें रात रुकने के लिए नहीं कहता। डोरबेल बजती तो तेन शाओ को लगता है कि टियन आया होगा लेकिन इसकी आंटी वांग बताती है कि तुम्हारे लिए किसी ने मेडिसिन भेजी हैं। साथ ही टियन की कॉल आ जाती है जो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेडिसिन मिल गई है। तो तेन शाओ कहती कि हाँ। टियन कहता है कि अचानक एक काम आ गया है जिसकी वजह से मुझे ऑफिस में ही रुकना पड़ रहा है। तेन शाओ कहती कि आप सॉरी मत करें, मैं समझ सकती हूँ। ये कहकर तेन शाओ कॉल बंद कर देती है। अब घर पर लिंशी काम कर रही होती है। यीचंग लिंशी का मसाज कर रहा होता है तो इसको कुछ याद आता है और फिर यीचंग लिंशी के लिए मसाजर ले आता है। यीचंग इससे लिंशी का मसाज करने लगता है लेकिन लिंशी को इससे दर्द हो रही होती है और कहने लगती है कि क्या तुम उससे बदला ले रहे हो। यीचंग कहता है कि मैं सिर्फ 2 गियर्स अप्लाई किए हैं और इससे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। ये अपने भी लिंशी को करके दिखा रहा होता है। लिंशी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारा मसाज करती हूँ। अब लिंशी इसका मसाज करना शुरू कर देती है। इससे पूछती है कि क्या तुम्हें दर्द हो रही है। तो यीचंग कहता है कि नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये सुनकर लिंशी इसका एक और गियर बढ़ा देती है। अब यीचंग को दर्द हो रही होती लेकिन ये लिंशी से नहीं कहता। जब लिंशी ये सुनती है कि इसको दर्द नहीं हो रही तो ये एक और गियर अप्लाई कर देती है। अब प्रेशर इतना बढ़ गया होता है कि यीचंग दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता और लिंशी से कहने लगता है कि मुझे वाकई में ही बहुत दर्द हो रही है। यीचंग लिंशी से कहते हैं कि क्या तुम मुझे मारने वाली थी। तो लिंशी हंसते हुए कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अब ये दोनों किस करने लगते हैं। यीचंग लिंशी से कहता है कि मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ। लिंशी यीचंग से कहती है कि तुम पहले उठकर बैठ जाओ लेकिन यीचंग कहता है कि मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ। इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।